तो ट्वेल्थ की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले बहुत जरूरी है ये पता होना कि पूरे साल हमने पढ़ना क्या है। प्लीज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन थ्रू आउट द ईयर। 20 मार्क्स तो आपके प्रैक्टिकल है, उसमें क्या क्या है वो सब सेकेंडरी है। बोर्ड एग्जाम है 80 मार्क्स का। बोर्ड एग्जाम है 80 मार्क्स का। बोर्ड एग्जाम है 80 मार्क्स का। बट जब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर वही होना चाहिए। जब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ना, अदरवाइज उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। काफी बार होगा कि कोई चैप्टर है एग्जाम में, उसके इंपॉर्टेंस है 0 to 3 मार्क्स। 0 to 3 मार्क्स का मतलब होता है हो सकता है आए ही ना कोई क्वेश्चन, हो सकता है मैक्सिमम 3 मार्क्स का आ जाए आउट ऑफ 80। सर ऐसा हो सकता है आए ही ना, तो मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उस चैप्टर में जो चीज सिखा रहे हैं वो एक और चैप्टर में यूज होगी, तो इसका मतलब वो अलग से नहीं आएगा। वो कॉन्सेप्ट यूज होगा एक और चैप्टर में जो 8 मार्क्स का है, जो 10 मार्क्स का है। तो अब उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई काफी, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कहीं ना कहीं वो आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मार्क्स बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है, वो आपकी अवेयरनेस के लिए, वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। जब आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर को ये सोचेंगे कि वही एक चैप्टर है पूरे कोर्स में, तो उसमें आपको A to Z सब कुछ आना चाहिए। तो पढ़ाई होती है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 11th में हमने सब कुछ किया नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, बट 12th में हमें साइमल्टेनियसली उसी टाइम ही एग्जाम, कभी मैंने 11th में तो बात भी नहीं करी कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का है, ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा। नो, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई थी कि आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। पर 12th में बहुत जरूरी है ये अंडरस्टैंड करना। यस, कॉन्सेप्ट तो प्रायोरिटी रहेगी ही रहेगी, हमारी पढ़ने का तरीका सेम रहेगा, बट एक अवेयरनेस ये रहेगी कि हाँ एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें कितने मार्क्स का है, ये बोर्ड्स में 1 मार्कर है, 3 मार्कर है, 4 मार्कर है, 6 मार्कर है, क्या है। तो वो साइमल साथ साथ ही वो स्ट्रक्चर भी आप दिमाग में बनाते रहेंगे, तो एक प्लान्ड मैनर में हम अप्रोच कर रहे होंगे पूरे कोर्स को। प्लीज तो ध्यान देंगे, ध्यान से देखना। एग्जाम कितने बताया मैंने आपको? 80 मार्क्स का एग्जाम है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है कोर्स? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स, एक है आपका कंपनी अकाउंट्स, और एक है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसकी? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। 11th में हमने सीखा अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर के। उससे पहले हमने सारे रूल सीखे। बुक अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो हमने सीखा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, फिर रिकॉर्डिंग के लिए जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, क्लासिफिकेशन लेजर सीखा, कैश बुक सीखी, सारी बुक सीखी, फिर क्लासिफिकेशन हो गया, समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस सीखा, फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखा। बट किसकी? सोल प्रोप्राइटरशिप की। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप भी होता है, पार्टनरशिप भी होती है, और कंपनीज भी होती हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप हमने सीख लिया 11th में। 12th में हम सीखेंगे पार्टनरशिप और कंपनीज के अकाउंट्स कैसे बनते हैं। 11th में हमने सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप का सीखा था। एक चीज ये हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे कि समराइजिंग का पोर्शन चेंज होता है, समराइजिंग का पोर्शन चेंज होता है। बाकी उससे पहले के रूल्स ना सेम रहते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, वो सेम रहता है। समराइजिंग, प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। मतलब रिकॉर्डिंग के रूल्स सेम रहते हैं, चाहे आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे पार्टनरशिप है, या कंपनीज है। इसका मतलब जो जर्नल आपने सीखा वो पूरी 12th में दोबारा यूज होगा, कॉन्सेप्ट्स दोबारा यूज होंगे, कुछ भी दोबारा नहीं कराया जाएगा। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज आएंगी दोबारा, बट कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्यों हो रहा है उसका लॉजिक तो वो अज्यूम करेंगे ना कि ये तो आपको पता ही है कि अकाउंट डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है। तो अगर अगर
भूल गए हो तो प्लीज 15-20 मिनट, आधा घंटा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अच्छे से देना। ट्रेडिशनल अप्रोच भी आनी चाहिए, मॉडर्न अप्रोच भी आनी चाहिए, और जर्नल तो आपके खून में आना चाहिए कि मतलब कोई भी जर्नल एंट्री हो तो आपका वो स्ट्रॉन्ग, आपका काम आसान करेगा, 12th में भी यूज होगा। लेजर के कॉन्सेप्ट्स 12th में भी यूज होंगे। लेजर के कौन, तो जर्नल एंड लेजर आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, जब तक आप अकाउंट्स कर रहे हैं तब तक तो नहीं। ओके, पार्टनरशिप अकाउंट्स कितने मार्क्स का है? 36। पार्टनरशिप 36 मार्क्स का है, पूरी बुक है। कंपनी अकाउंट्स 24 मार्क्स का है, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज 20 मार्क्स का है। तो सबसे कम मार्क्स का क्या हो गया? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। तो ऐसा लगता है कि सबसे छोटा सेगमेंट है रिलेटिवली, यस, बट ये 80 मार्क्स का है। क्या है ये? बोर्ड एग्जाम। तो बाकी 20 का क्या है? बाकी 20 का क्या है? अब ध्यान से देखना, अब जब बात हो ही रही है तो डिटेल में हो, तो बाकी 20 का, क्योंकि उससे ना अभी आपके ये चीज और क्लियर हो जाएगी कि इसके मार्क्स की इंपॉर्टेंस कितनी है। 20 मार्क्स का क्या होता है? एक बनती है आपकी प्रोजेक्ट फाइल, एक होता है आपका रिटन एग्जाम, एक होते हैं आपका वाइवा, ओरल डिस्कशन, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हमें तो लगता है, काफी बच्चों को ये लगता है कि प्रोजेक्ट फाइल ही 20 मार्क्स की है। बिल्कुल भी नहीं। प्रोजेक्ट फाइल पता है कितने मार्क्स की है? 4 नंबर की। 12 मार्क्स का तो अलग से रिटन एग्जाम होता है, और 12 मार्क्स और 4 मार्क्स का वाइवा होता है। तो जो आप अपने हीरे जवाहरात लगा के एक प्रोजेक्ट की फाइल बनाते हैं ना, 4 मार्क्स की होती है अकाउंट्स में। तो इको में 8 मार्क्स की भी हो सकती है, क्योंकि उसमें फिर 12 मार्क्स का वाइवा हो जाता है, और वाइस वर्सा। हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं अभी। पॉइंट क्यों 4 नंबर का ही है, प्रोजेक्ट जो है आपका 4 मार्क्स का ही है। तो प्लीज, कुछ बच्चे उसमें हफ्ता लगा देते हैं और बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, मत करना, प्लीज मत करना, प्लीज मत करना, ठीक है ना? वो 4 नंबर का ही है। और जो वाइवा है उसमें भी जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आपके कोर्स में वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो फिर पूरे कोर्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, एक पॉइंट कि उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, दूसरा पॉइंट आपको सब कुछ अच्छे से आना चाहिए। तो 4 मार्क्स का वाइवा है। 12 मार्क्स का जो रिटन एग्जाम है, 12 मार्क्स का जो रिटन एग्जाम है, ये पता किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है बेस्ड ऑन एनालिसिस, बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। तो जो आपने ऊपर से एक सीखा 20 मार्क्स का, तो ये ऑटोमेटिकली 32 का हो गया ना 32। तो कितना बड़ा, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया, एक तरह से डबल का, फिर भी बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गए ना उसके इंपॉर्टेंस की। जो सिर्फ सबसे कम था, नॉट एनी मोर, तो सबसे कम एफर्ट्स लगा के आप काफी सारे मार्क्स कवर कर सकते हो। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तीनों किताब में से सबसे कम एफर्ट्स लगते हैं, और उसकी इंपॉर्टेंस 100 में 30 के ऊपर है। तो 1/3 आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, एफर्ट्स लगेंगे 1/10 या उससे थोड़े से ज्यादा। पॉइंट उसको ढंग से क्लोज करते चलना, उसको ढंग से क्लोज करते चलना। चैप्टर चाहे थियोरेटिकल हो, वो भी आपको अच्छे से डिटेल में आना चाहिए। लिंकेज होती है, एक बार बताओ ना, कोई बुक इतने सालों से बन रही है जिसका चैप्टर 1 कुछ है, चैप्टर 2 कुछ है, चैप्टर 3 कुछ है, चैप्टर 4 कुछ है, तो उसकी कोई लॉजिक होता होगा। तो वो सीक्वेंस फॉलो करना एडवाइजेबल रहता है, वो सीक्वेंस फॉलो करना एडवाइजेबल रहता है कि अगर उस चैप्टर को आप पूरा नहीं पढ़ रहे तो कम से कम कंटेंट्स तो देख लो कि उसमें क्या क्या है, कुछ चीज रिलेटेड है तो वो करनी जरूरी है। वो आपको ही आगे का काम अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। 3 सेगमेंट्स हैं 12th में: पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस बैच में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन एक बार को हम पूरा सुनेंगे कि क्या है पार्टनरशिप में, क्या है कंपनीज में, क्या है एनालिसिस में। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, हमें थ्रू आउट द ईयर एक नॉलेज के साथ हम अप्रोच कर रहे होंगे पूरे सिलेबस को। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्या होता है? पार्टनरशिप में 2 और मोर ओनर्स, हमने 11th में पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, 12th में हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। 2 और मोर ओनर्स कम टुगेदर टू डू अ बिजनेस, पार्टनर्स कहते हैं उनको। तो पार्टनरशिप में सबसे पहला चैप्टर होगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में सबसे पहला चैप्टर होगा फंडामेंटल्स ऑफ, ये तो आपको मतलब स्ट्रक्चर दे ही रखा है,
36 मार्क्स का पार्टनरशिप, 24 का ये, 12 8 20 मार्क्स का कलेक्टिवली आपकी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर वो आपका प्रोजेक्ट फाइल, ये वो, उसमें रिटन एग्जाम भी रहता है, वो रिटन एग्जाम भी रहता है, ठीक है ना। वो इंटरनली चेंज होगा, बट मैं कह रहा हूँ रिटन एग्जाम भी अलग से हो जाता है ना, कि प्रोजेक्ट फाइल 12 मार्क्स, तो वहां पे रिटन एग्जाम भी हो सकता है, वहां पे रिटन एग्जाम भी हो सकता है, जो स्कूल वाले ही कंडक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट में सबको फुल ही मिलते हैं, अनलेस आपने कोई कंसेप्चुअल एरर कर रखा हो। वाइवा में आपके कोर्स की नॉलेज है, वही एक चीज है जो आप तभी फुल स्कोर कर सकते हो अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में कि पार्टनरशिप में नया क्या होने वाला है। सर आपने बताया रिकॉर्डिंग तो सेम है, क्लासिफिकेशन तो सेम है, अलग क्या होने वाला है। तो वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही, पार्टनरशिप का स्टार्टिंग पॉइंट ही पता क्या होगा। कह रहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बन चुका है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट भी जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनल फिगर होता है नेट प्रॉफिट, उसके आगे की कहानी यहां सिखाते हैं। कह रहे नेट प्रॉफिट निकल गया, कह रहे अब पार्टनर से रिलेटेड कुछ एडिशनल चीजें हैं, क्योंकि पहले क्या होता था सोल प्रोप्राइटरशिप में जितना भी आपका प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा किसको मिलता था, कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे ओनर को। अब तो मल्टीपल ओनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग हो सकता है, तो किसको क्या क्या मिलेगा। नेट प्रॉफिट के बाद की कहानी है कहां पे, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में, कि कैसे कैलकुलेट करेंगे शेयर ऑफ ईच पार्टनर, क्या उसमें चेंजेस आएंगे, क्या नए अकाउंट बनेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, करंट अकाउंट कैसे बनता है। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में आपको डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स जो पार्टनरशिप में बनने वाले हैं उनके बारे में बताया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, इनसे रूल्स बताए जाएंगे, क्या डेबिट साइड पे आता है, क्या क्रेडिट साइड पे, इनकी प्रेजेंटेशन के बारे में बताया जाएगा। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फिर पार्टनरशिप में नेक्स्ट चैप्टर होगा गुडविल। गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। विल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट, तो वो होता है जनरल मीनिंग। गुडविल इज द एडवांटेज which a firm gets over its competitors. Goodwill is the advantage which a firm gets over its competitors because of its reputation in the market. Because of its reputation in the market. अगर आप 11th में यहाँ पे मेरे पास पढ़ने आए, क्यों पढ़ने आए, क्या आप मुझसे पहले कभी पढ़े थे, तो फिर आपने ऐसा इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया। आपको कैसे पता, आप तो मुझसे पढ़े ही नहीं, तो आपको कैसे पता कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या बेकार पढ़ाता हूँ। गौतम से पूछो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, बताओ ना, सुना ना, तो दैट इज गुडविल। तो गुडविल इज द एडवांटेज विच अ फर्म गेट्स। हो सकता है कोई और मुझसे बेटर पढ़ाता हो, बट क्योंकि आपने मेरे बारे में सुना, आप आ गए, आप कन्विंस हो गए, आपने कंटिन्यू कर लिया। तो गुडविल इज द एडवांटेज विच अ फर्म गेट्स ओवर इट्स कंपेटिटर्स। नाउ द पॉइंट इज कि पार्टनरशिप में उसका क्या लेना देना। अब गुडविल है, मैं बिजनेस कर रहा हूं अकेले, आपने बोला सर पार्टनरशिप करते हैं, मैं भी 10% शेयर देता हूँ, ये आया 5% मुझे भी देता हूँ, ये आई 20%, होता ना कि चलो और बड़ा करते हैं और बड़ा करते हैं पार्टनर्स। मैं कहता हूँ यार एक सेकंड, मैं इतने सालों से मेहनत जो कर रहा हूँ, एक बिजनेस को एक लेवल पे लेके आया हूँ, अब उसका नाम हो गया है, अब आप मेरा पार्टनर बनना चाहते हो। आप तो एक रेडीमेड बिजनेस में घुस रहे हो, तो आप एक एडवांटेज पे हो कि नहीं हो, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे प्लाजा में बेकरी शॉप खोलनी है, या स्नैक्स के पॉइंट खोलना है, चटपट मतलब जो भी, एक होता है कि चामवुड चाट कॉर्नर, एक होता है कि आपने हल्दीराम्स की फ्रेंचाइजी ले ली, तो किसके चलने के चांसेस ज्यादा हैं। ऑब्वियसली बात है हल्दीराम्स के, यस और नो। तो जब आप किसी का नाम यूज करते हो, तो अगर आप पार्टनरशिप में आ रहे हो, आप पार्टनरशिप में आ रहे हो, एक नया पार्टनर आ रहा है, वो एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में कुछ शेयर एक्वायर कर रहा है, तो उसके लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी, जो किस पे बेस्ड होती है, गुडविल। तो पहले आपको सिखाया जाता है कि गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल कैलकुलेट कैसे होती है,
फिर क्यों गुडविल कैलकुलेट हो रही है? क्योंकि जब पार्टनर्स आएंगे तो जितना वो शेयर एक्वायर कर रहे हैं, आप आए हो 1/5 के लिए, 1/3 के लिए, 1/4 के लिए, उसके हिसाब से आपको कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी। किसको? जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर पूरा मेरा था, उसमें से मैंने 1/5 सैक्रिफाइस करा, तो मतलब आपने 1/5 शेयर एक्वायर करा, तो गुडविल इज द कॉम्पनसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो जो शेयर एक्वायर कर रहा है वो कॉम्पनसेट करता है किसको? जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको। गुडविल कैलकुलेशन सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे अगर एक नया पार्टनर आ रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर नया पार्टनर आ रहा है तो क्या होगा, अकाउंटिंग में क्या चेंजेस आएंगे? ए बी वर पार्टनर्स, सी इज एडमिटेड टू द फर्म। एक नया पार्टनर आ गया तो क्या चेंजेस आएंगे फर्म में अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? ए बी सी वर पार्टनर्स, सी रिटायर्स। अगर एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, तो इन्हें कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। आपने पहले सीखा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अकाउंट्स कैसे बनते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस कि अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। और लास्ट चीज हम पार्टनरशिप में सीखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर बिजनेस बंद करना है, डिसॉल्व करना है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। तो पार्टनरशिप के सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं। पार्टनरशिप 12th का सबसे बड़ा यूनिट है। पार्टनरशिप 12th का सबसे बड़ा यूनिट है। ओके, सो प्लीज ध्यान देंगे। और इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स हैं, तो जब आप पार्टनरशिप कर रहे हो, बीच में अगर ट्रैक लूज कर गए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज्यादा सीरियस होंगे, क्योंकि पार्टनरशिप वीक रह जाएगा। पार्टनरशिप आपका ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कोर्स है। ओके, 36 मार्क्स आउट ऑफ। पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स में आपस में कोई लेना देना नहीं है। पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स में आपस में कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब कि अगर आपको पार्टनरशिप बहुत अच्छे से आता है, कंपनी अकाउंट्स में उसके कोई एडवांटेज नहीं है। पार्टनरशिप बहुत वीक है, उससे कंपनी अकाउंट्स पे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल डिटैच्ड सेगमेंट्स हैं, बिल्कुल अलग सेगमेंट्स हैं, इंटर रिलेटेड सेगमेंट्स नहीं है। कंपनी अकाउंट्स में हम सीखेंगे कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनते हैं। सर रिकॉर्डिंग तो सेम ही हो रही है, क्लासिफिकेशन तो सेम ही हो रही है, समराइजिंग अलग होगी। तो कंपनी अकाउंट्स में देखो ना, दो चीजें हैं, एक है कंपनी अकाउंट्स, एक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। Accounting is an art of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the results. तो समराइजिंग हो चुकी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं, एनालिसिस तो उसके बाद होगा ना। एनालिसिस को बोलते हैं पोस्टमार्टम मतलब हो चुका है जो होना। आप जो ऑलरेडी काम हो चुका है उसके रिजल्ट्स को एनालाइज कर रहे हो, कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही। और किसकी एनालिसिस हो रहा है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। आपने जो 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी, वो किसकी बनाई थी? सोल प्रोप्राइटरशिप की। और आप 12th में सीखोगे पार्टनरशिप की और कंपनीज की। कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल अलग है, मतलब आप देखोगे कि बैलेंस शीट तो आपको आती है ना, जब कंपनी की देखोगे तो पता चलेगा नहीं आती। आपको जो आती है वो पार्टनरशिप और सोल पार्टनरशिप की बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम होता है। तो जो वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नॉलेज है वो आपको पार्टनरशिप में थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती है, कंपनीज में नहीं। कंपनीज में बिल्कुल लॉजिक सेम है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग है। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज करने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। तो जो पूरी बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, उसमें पहला चैप्टर ही क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। तो जब तक आपको उनका फॉर्मेट अच्छे से नहीं आता होगा कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बोला जाता है, उसका फॉर्मेट क्या है, तब तक आप एनालिसिस नहीं कर सकते। तो कम से कम 2-3 क्लासेस तो हमारी सिर्फ और सिर्फ किस पे जाएंगी, फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये अंडरस्टैंड करने में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज कैसे बनती है। ओके, सो फिर कंपनी अकाउंट्स में क्या सीखेंगे? डाउट आ सकता है ना कि अगर हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज में सीख रहे हैं कि कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं, उनका फॉर्मेट क्या है, तो कंपनी अकाउंट्स में क्या सीखेंगे? कंपनी अकाउंट्स में आप ये नहीं सीखेंगे कि कंपनी के अकाउंट्स कैसे बन रहे हैं, क्या फिर क्या सीखेंगे? उसकी नॉलेज बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं। कंपनी अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 2 एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं। कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए तो फंड्स रेज करने के, बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा, व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू अ कंपनी, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर अ कंपनी। गुड, इतना काफी है। बाकी रिटेन्ड अर्निंग्स भी होता है, बट हमारे लिए काम की बात क्या है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। लोन्स भी होते हैं, बट हमें किस पे फोकस करना है यहाँ पे 12th में जो सिलेबस है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है। तो कंपनी अकाउंट्स के 2 चैप्टर्स हैं सिर्फ, एक इशू ऑफ शेयर्स और एक इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो कंपनी अकाउंट्स में आप सिर्फ और सिर्फ ये सीखेंगे जब शेयर्स इशू करते हैं तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, जब डिबेंचर्स इशू करते हैं तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। तो बड़ा ही स्पेसिफिक कंटेंट है जो हमें कंपनी अकाउंट्स में कवर करना है। हम कंपनी के अकाउंट्स नहीं बना रहे, ओवरऑल वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन 2 types of transactions, one related to issue of shares, second related to issue of debentures। तो कंपनी अकाउंट में हम वो देखेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इसीलिए एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अलग से आपको सीखना पड़ेगा फॉर्मेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। तो एनालिसिस में पहला चैप्टर ही क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर आपका एनालिसिस का थ्योरेटिकल है, जिसमें मीनिंग ऑफ analysis, significance of analysis, different types of analysis, what are the different tools available for analysis। तो चैप्टर 1 हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चैप्टर 2 हो गया मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस। चैप्टर 3 ऑनवर्ड्स प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होता है एनालिसिस का। what are the various tools available for analysis of financial statements of a company, what are the various tools available। तो हमारे कोर्स में जो जो टूल्स अवेलेबल हैं वो एक है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। एक टूल अवेलेबल है रेशियो एनालिसिस, और एक टूल अवेलेबल है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो आप रेशियो एनालिसिस अगर अभी कर रहे हैं स्कूल में, दैट इज अ टूल फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। लास्ट ईयर कोर्स में डिलीट हो गया था कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, टाइम कम होने की वजह से लेट शुरू हुआ था लास्ट ईयर क्लास 12। इस बार बिल्कुल टाइम से शुरू हुआ है, तो इट हैज बीन रीइंट्रोड्यूस्ड, आई विल नॉट से एडेड, रीइंट्रोड्यूस्ड। वो लास्ट ईयर नहीं था। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हैव बीन रीइंट्रोड्यूस्ड इन दिस ईयर्स सिलेबस। फ्री के मार्क्स हैं पूरी, मतलब ना कि सर हमारे साथ अन्याय क्यों, कोर्स बढ़ा दिया हमारा। खुशी की बात है, खुशी की बात है, पूरी 12th में सबसे आसान चैप्टर है पूरी 12th। मतलब आप हैरान हो जाओगे सर, मतलब ये करा रहे हैं हमसे, मतलब इतने भी इनको लगा कि हमारी कुछ तो टेस्ट करे, थोड़ी तो इज्जत रखें, कुछ मुश्किल काम दें, करे नहीं, कुछ मार्क्स हमारी तरफ से फ्री। बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग है, बट टूल है किस चीज का, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट टूल है रेशियो एनालिसिस, लास्ट टूल है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे टेक्निकल चैप्टर, मतलब क्लास 12 में 2 टेक्निकल चैप्टर्स होंगे, एक इशू ऑफ शेयर्स और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब टेक्निकल इन द सेंस दे आर लेंथी चैप्टर्स। तो लेंथी चैप्टर्स में क्या होता है कि अगर कंसंट्रेशन लैप्स आया, अगर मोमेंटम ब्रेक हुआ, 0, सारी मेहनत बर्बाद।
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हो रहा हो तो बी अलर्ट, इशू ऑफ शेयर जब हो रहा हो बी अलर्ट ऑल द टाइम, बट दीज टू चैप्टर्स बी सुपर अलर्ट, क्योंकि मैंने लोगों के 20-20 दिन बर्बाद होते हुए देखे हैं ड्यू टू माइनर ब्रेक्स, कि होता ना कि आपने एक कॉन्सेप्ट बीच में मिस कर दिया, लिंक टूट गया और वो चैप्टर उड़ गया, सो बी केयरफुल, ठीक है ना। पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, प्लीज एक बारी पूरा कंटेंट जरूर रीड करना, उसके बाद बस साइड हो गया, आप जिस बुक में हैं उस पर पूरा फोकस रहेगा, बट प्लीज मतलब यू शुड नो व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस ईयर, प्लीज। जब हम कोई कोर्स भी करते हैं, जैसे आप कॉलेज में जाएंगे, कोई भी लॉजिकल बंदा होगा, देखेगा मैं क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या कंटेंट है, मैं सीखूंगा क्या, तो प्लीज अभी से ही उस चीज पे आ जाओ। नॉट दैट यू हैव एन ऑप्शन कि जो है वो करना ही करना है, लेकिन पता हो ना कि उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कहाँ कहाँ वो यूज होगा। अब जैसे मैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज कर रहा हूँ, तो इसकी नॉलेज मुझे कंपनी अकाउंट में आएगी काम, क्योंकि वहां टर्मिनोलॉजी सेम रहेगी, और कुछ चीजें मुझे कंपनी अकाउंट्स की आपको अभी बतानी पड़ेंगी, अदरवाइज आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अब जैसे मैं बैलेंस शीट में पूछ लूं कि व्हाट इज कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, आपका तो खत्म हो गया ना चैप्टर, तो बता दो मुझे उसका मीनिंग, इम्पॉसिबल है बता पाओ। लेकिन बात वो नहीं होती ना कि सर डेफिनेशन हमारे कोर्स में नहीं है या हमें नहीं कराई गई, नो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप 12th में आ गए हो, इफ यू आर यूजिंग अ वर्ड, इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग, लीस्ट इज दैट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ इट। मतलब आप लिख रहे हो, आप फॉर्मेट बना रहे हो, तो उसका तो पर्पस डिफीट हो गया कि नहीं, मतलब नहीं पता मुझे इसका, तो हम फिर मतलब बेवकूफ हुए ना फिर। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं कोई वर्ड यूज कर रहा हूँ और मुझे उसका मतलब नहीं पता, तो मैं इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, वो नहीं करना। याद नहीं करने, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की, जैसे एक लाइन अगर मुझे बोलनी हो तो मैं बोल पाऊं, तो दैट हेल्प्स। तो बेटा ये है सिलेबस, जहां तक मैं देख रहा हूँ इस बार इन्होंने शायद ये चेंज करा है, जो कि मैंने बोला था कि 4 मार्क्स की फाइल होती है, 12 मार्क्स का रिटन एग्जाम होता है और 4 मार्क्स का वाइवा होता है। जहां तक ये दिख रहा है इन्होंने शायद इस चीज को इस साल चेंज कर दिया, इस साल शायद चेंज कर दिया, बट दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन एट द एंड ऑफ द ईयर। पॉइंट इज वाइवा में एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते ही हैं, प्रोजेक्ट फाइल में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कॉन्सेप्ट यूज होते ही हैं। पॉइंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंपॉर्टेंस सिर्फ 20 मार्क्स नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो पहला चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, ये जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, इसके एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंस है 0 to 3 मार्क्स, नॉर्मली 3 मार्क्स का आता है, बट इसके इंपॉर्टेंस पूरे 20 पे बेस्ड है, कि अगर आपको फॉर्मेट नहीं आता आप एनालिसिस नहीं कर सकते। आपको सोचो ना, आप क्या एनालाइज कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या एनालाइज कर, क्वेश्चन ही सॉल्व करते रह जाओगे, जिंदगी भर कभी भी यूज नहीं कर पाओगे। दिमाग से पढ़ाई करना, 12th अलग है।